अगर आप आस्तिक हैं तो आप अगर सिद्धांत की राजनीति, आप अगर गलत ढंग से चीट करना, किसी को ठगना ये नहीं किए हैं तो ईश्वर भी आपके साथ रहते हैं, आपके बाल बच्चे पर अच्छा असर पड़े। कमली महतो वहाँ सीपीआई की तरफ से खड़ा हुआ और भोला बाबू और हम एक ही जाति के हुए वो, तो उसमें एक नारा लगने लगा सब जगह, चुनाव पॉलिटिकल नहीं होकर एक चुनाव का नारा लगने लगा 11th जब चुनाव नज़दीक आया कि कमल नहीं कमली चाहिए, अच्छा, नकली नहीं असली चाहिए। तो चुनाव का रूप ही बदल गया। चुनाव पार्टी के आधार पर रहा है। राव जी एमपी का चुनाव नहीं लड़े और उन्होंने कहा कि जो भाई हमको सक्रिय राजनीति से अपने को अलग कर लिया और 91 में सब आदमी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो किसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कब वो दस्तक देगा, जैसे आप आ गए तो इसे कब मान लीजिए आ जाएगा, वो कहना बड़ा मुश्किल। 13 बार हम जेल गए होंगे, 13 बार। हाँ, यूनिवर्सिटी में कोई भी घटना हो ना तो हम अगर बेगूसराय भी रहते थे तो नाम ऐड हो जाता था, वहाँ से आते थे तो पकड़ लेते थे। लेकिन उस समय संत प्रवृत्ति के थे कि नहीं, उपद्रवी पर भी नहीं थे मेरे को। जैसे आप VC को रोके हम, हाँ, तो VC को रोके तो इसको क्या कहिएगा, वो वहाँ गेट पर हम जाने नहीं दिए। उनके नज़र में उपद्रव। हाँ, उपद्रव। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज नए मेहमान के रूप में कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम अमरिंदर सिंह जी हुआ। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी रहे हैं, कांग्रेस में लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। हम पूरी बात करेंगे, पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। चलिए, धन्यवाद आपको। संघर्ष की अधूरी दास्तां कार्यक्रम जो हम लोग चलाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही है कि आपके जो राजनीतिक जीवन रहा, उसका जो अनुभव रहा, आज के युवा पीढ़ी को वो अनुभव मिले जिससे वो भविष्य में कोई गलती ना कर पाए और अपना राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन बेहतर व्यतीत कर सके। धीरे धीरे हम प्रश्नों को पूछते जाएंगे। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रही? हम पटना यूनिवर्सिटी से MA किए पॉलिटिकल साइंस में जी। और सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में जब आप प्रवेश किए तो क्या उम्र था और कब प्रवेश किए? हम इंटर में एडमिशन लिए BN कॉलेज में और मुझे लगता है 77 में 78 में GS कंग जो पटना के शायद याद के अनुसार कमिश्नर थे और कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत उद्दंडता बढ़ गया है, इसलिए VC में उन्होंने पटना के कमिश्नर को नियुक्त किया। हमने उसका विरोध किया कि भाई अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है तो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है तो 6 महीना के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाए कोई IAS, फिर कर्पूरी जी आ जाएंगे, उसमें ये क्या रखा। तो हम लोगों ने उनका विरोध किया और उसमें अरेस्टिंग हुई। तिवारी जी इंस्पेक्टर थे वो पिरभोर थाना में, हम लोग को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में, यहाँ पर जेल था, वहाँ लाया गया। वहाँ करीब 1 सप्ताह रहे। उसके बाद SK बोस प्रिंसिपल थे, उनको लड़के के प्रति बड़ा ये रहता था, वो इनिशिएटिव लेके हम लोगों का केस उस अपना करवा के फिर उसमें हम लोगों को निकलवाया। हम लोगों ने कहा बिना शर्त निकलेंगे, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। उनकी एक प्रतिष्ठा थी तो हम लोग उससे बाहर आ गए। वहाँ से जर्नी पीक पर आ गया। उसके बाद होने लगा कि 13 बार हम जेल गए होंगे। 13 बार? हाँ, यूनिवर्सिटी में कोई भी घटना हो ना तो हम अगर बेगूसराय भी रहते थे तो नाम ऐड हो जाता था, वहाँ से आते थे तो पकड़ लेते थे। लेकिन उस समय संत प्रवृत्ति के थे कि नहीं, उपद्रवी पर भी नहीं थे मेरे को। जैसे आप VC को रोके हम, हाँ, तो VC को रोके तो इसको क्या कहिएगा, वो वहाँ गेट पर हम जाने नहीं दिए। उनके नज़र में उपद्रव। हाँ, उपद्रव हुए तो उसमें हमको जाने उनको नहीं दिया तो हमारी अरेस्टिंग हो गई। लेकिन उस समय था क्या कि उस समय जो जेल का भी जो व्यवस्था था और जो आज के डेट में है, तो उस समय था कि जेल में भी एक पॉलिटिकल, पहली बार खादी का कपड़ा जो है हम खरीदे तो वही जेल में कूपन जो मिला था 78 में जब निकलने लगते थे ना, तो वो कूपन देता था किसी खादी भवन का, कूपन मिलता था, पॉलिटिकल प्रिजनर बनाता था। हाँ। तो अंदर में जो कपड़ा पहनने का है वो हम अपना पहनते थे जी। और उसके बाद वो किसी खादी बोर्ड ग्राम उद्योग जो था गवर्नमेंट का, उसका कूपन जैसे 500-700 का आपका कुर्ता पैजामा का वो कूपन दे दिया। अब वो कूपन लेके जाते थे, उसमें मान लीजिए 500 रुपया का कूपन है तो 200 रुपया और अपना जेबी से निकाल के 700 रुपया फर्स्ट क्लास कुर्ता उर्ता बना के अपना जेल प्रशासन देता था। जेल प्रशासन किन कैदियों को? पॉलिटिकल प्रिजनर जो राजनीतिक कैदी होते थे उनको वो देता था। ये तो व्यवस्था अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। चुनाव कब लड़े आप? 2000 में हम चुनाव लड़े, जब पहले वहाँ से भोला बाबू, वो 2000 का चुनाव आपका पहला चुनाव था? हाँ, पहला चुनाव था। तो 2000 में हम चुनाव लड़े। भोला बाबू पहले वहाँ से कांग्रेस के विधायक और मंत्री हुए थे। भोला बाबू 2 बार लगातार 90 और 95 में चुनाव हारे, तो उन्होंने
दल छोड़ दिया अच्छा। और कैलाशपति मिश्रा जी के माध्यम से वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी से वो चुनाव वो उसमें कैंडिडेट हो गए। और राजू बाबू हमारे यहाँ पार्लियामेंट के मेंबर थे जी बेगूसराय से, सिटिंग एमपी थे। जी। तो टिकट बंटवारे में एमपी का बहुत महत्व होता है, उनका रिकमेंडेशन बड़ी मायने रखता है। लेकिन उनको हमसे माने राजनीति में माने वो हमको नहीं सक्षम मानते थे या जो भी रहे, माने हमको वो लाइक नहीं करते थे पॉलिटिकली। ऐसा नहीं, हम राधानंदन झा जी के यहाँ हम भी जाते थे, वो भी बैठे रहते थे, वहाँ चाय पीते थे, गप करते थे। ऐसा नहीं कोई माने कोई दुश्मनी वाला बात था, ऐसा नहीं, लेकिन लाइक नहीं करते थे। तो उन्होंने शांति स्वामी को वो चाहते थे टिकट होने के लिए, लेकिन हम वैसा टिकट के रेस के लिए दौड़ धूप भी नहीं कर रहे थे। हम पूछ रहे थे कि जो पार्लियामेंट का मेंबर हैं वो हमारे समर्थन में नहीं है तो हमको कहाँ से होगा। लेकिन उसमें सीएलपी लीडर थे, रामाश्रय बाबू थे, और कांग्रेस में एलपी शाही जी बहुत कदवार नेता थे, और मोहसिना किदवई और मोतीलाल वोरा जो ऑब्जर्वर बन के यहाँ आए थे। तो एलपी शाही, रामाश्रय बाबू मन ही मन ये डिसाइड कर लिए थे कि वहाँ पर एक पढ़े लिखे, चूँकि वो भी प्रोफेसर थे भोला बाबू, और जो होल टाइमर है, तो उसमें उन लोगों ने तय किया था कि इनको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। और राजू बाबू को पता भी नहीं चला जी, और इन लोगों के माध्यम से टिकट फाइनल हो गया। क्या उम्र था उस वक्त आपका? उस समय हमारे कितना उम्र होगा उस समय, हमको लगता है वही 25-26 होगा, और क्या होगा, 25 यही होगा ना, और क्या होगा। और आप 2000 में चुनाव लड़ गया। उसके बाद कोई चुनाव नहीं, उसके बाद चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद क्या हुआ कि 2005 में रामजतन बाबू पार्टी के प्रेसिडेंट थे। तो राजनीति में होता है ना, तो रामजतन बाबू को एलपी शाही जी और रामाश्रय बाबू से दूरी रहती थी, समझ गए ना। तो चूंकि हम उसमें जो करीबी थे, उनमें वो टिकट ने और हमको करीबी बना दिया। कि राजू बाबू के मर्जी के विरुद्ध लोग आश्चर्यचकित हो गया। तो उसमें लोगों को लगा एलपी शाही के खास और रामाश्रय बाबू के आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। तो रामजतन बाबू ने उसमें टिकट मेरा काट दिया। उसके बाद तो फिर गठबंधन की, वो 2005 के बाद से तो गठबंधन की राजनीति हो गई। यही कहना मुश्किल है कि आप कहाँ से टिकट मांगिएगा, कहाँ से किसको मिलेगा, ये गठबंधन में पता नहीं चलता। 2000 में जब आप चुनाव लड़े तो क्या कमी रही, आप सदन के हिस्सा नहीं बने? 2000 मेरा तो वो कांग्रेस का सीट भी था और जो वो चुनाव होता, लेकिन उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे याद में पहली दफ़ा बेगूसराय असेंबली सीट जो टाउन का है, उस सीट पर कोई राष्ट्रीय पार्टी के कोई पिछड़ा उम्मीदवार हुआ था खड़ा। पहली दफ़ा जब से आज तक से मान पहली दफ़ा ये होता उस समय तक। तो कमली महतो वहाँ सीपीआई की तरफ से खड़ा हुआ, और भोला बाबू और हम एक ही जाति के हुए वो। तो उसमें एक नारा लगने लगा सब जगह, चुनाव पॉलिटिकल नहीं होकर एक चुनाव का नारा लगने लगा 11th जब चुनाव नज़दीक आया कि कमल नहीं कमली चाहिए, अच्छा, नकली नहीं असली चाहिए। तो चुनाव का रूप ही बदल गया, चुनाव पार्टी के आधार पर रहा ही नहीं। तो लोग ने बहुत समर्थन किया, वैसे बात नहीं है। लोग वहाँ चूँकि कांग्रेसी माइंड थे, तो लोग वहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग थे वो बैठा के खाना खिला के, और वो कहते थे कि मौका दीजिए भोला बाबू को, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊँ 23 सीट कांग्रेस जीती थी, मात्र पूरे 243 नहीं, झारखंड भी था। अच्छा, हाँ। उस समय यूनाइटेड झारखंड भी था, मात्र 23 जीती थी। उसमें बड़े बड़े जो कदवार लीडर थे उनकी भी वोट नहीं कहना चाहिए, स्वर्गीय हो गए उनको भी। उस परिस्थिति में 10,000 वोट हमको वहाँ आया था, चुनाव हम लड़े थे, और उसमें अगला पिछड़ा वाला बहुत बड़ा मायने हो गया था, जिसके कारण मार्जिनल 1516, बात भी सही था, 1500-1600 वोट से भोला बाबू चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जब से आप राजनीति में आए उस समय से लेकर और आज 2023 चल रहा है, इस बीच में राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। उस बदलाव को कैसे देखते हैं, और क्या वो बदलाव जायज़ है या गलत है? देखिए, राजनीति में हुआ क्या कि धन बल का एक जरा बहुत ज़्यादा प्रभाव होने लगा। आवश्यकता है, जैसे हम आपको बता दें, हमारे फादर जब मुखिया थे हमारे, तो उन्होंने गाड़ी खरीदा था अपने से, माने थोड़ा सुखी संपन्न पर खेती बाड़ी का, वो उन्होंने मारुति का 800 गाड़ी खरीदा, रखे हुए थे। और उसमें पंचायत भी बहुत बड़ा होता था, मैंने उसके बाद कट हुआ, 3 पंचायत बन गया, बहुत बड़ा पंचायत होता था। और लड़ाई इनका भी होता था, एकदम मैंने आमने सामने की लड़ाई होती थी। और ये साइकिल पर चढ़ के ही ब्लॉक गए जब तक स्वस्थ रहे, और साइकिल से ही पंचायत का चुनाव लड़े, और सारी बात हुई। उनको हम लोग कहते भी थे, तो कहते थे कि उसकी आवश्यकता नहीं है, जितना मिलने में लोगों को सुविधा होता। अब ये राजनीति बदल गया।
अब उसका कारण क्या है? अब आम आदमी जो है, मेरी इस पर एक आर्टिकल मैंने लिखा था हिंदुस्तान में, चुनाव के बाद हम आए थे ना, तो एक लेख लिखे थे जो हिंदुस्तान अखबार में पब्लिश भी हुआ था, बराबर लिखते होते रहते। तो उसमें अब क्या हो गया कि अब जनता अपने को बहुत निरीह मानने लगी। तो उसको लगता है कि जो आदमी मेरे जैसा है वो मेरा क्या करेगा। अरे हम भी साइकिल पर चल रहे हैं, हम भी बाइक पर चल रहे हैं, ये भी उसी ढंग का, तो ये मेरा क्या करेगा। इसी कारण आप देखते हैं कि लेफ्ट प्रभाव, एक समय में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को मॉस्को कहा जाता था, आज कम्युनिस्ट कहाँ है वहाँ। तो वो धीरे धीरे उन लोगों को वो बात ये होने लगा कि वो उसमें देखने लगा कि क्या है, अरे भाई आनंद सिंह, अरे भाई ये तो टेलीफोन कर देंगे तो वीडियो ऐसे डर जाएगा, ये मेंटेलिटी होने लगा। लेकिन जबकि सच्चाई नहीं, मेरा अपना अनुभव है, मैं अपना व्यक्तिगत आपको बताऊं कि 2000 से लेके अभी तक में बेगूसराय ज़िला में जितने अधिकारी माने कलेक्टर, एसडीओ, एसपी, मुझे अपना लगता है कि अपने व्यवहार से कमोबेश हमको लगता है एक विधायक से ज़्यादा वो आदमी हमारी बात को तवज्जो देते हैं, सुनते हैं, क्योंकि उनके मन में ये विश्वास है कि भाई आदमी गलत नहीं कहते। हम किसी आदमी को अगर हम कहते भी हैं, अगर मान लीजिए हम किसी एसपी के यहाँ कोई पैरवी किए, तो हम अगर कहते हैं ये निर्दोष है, और हम कहते हैं कि अगर हमने ये पूरा समझ लिया, अगर ये दोषी है तो फिर हम भी दोषी हैं, गलत आपको पैरवी किए तो उस पर कार्रवाई की, तो मैं भी कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। तो एक ऐसा रहा है कि आपने नौजवानों की बात कही, ये आखिरी प्रश्न होगा मेरा। तो नौजवानों को वर्तमान राजनीति में कैसे राजनीति करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आइडियोलॉजी पर अगर सब राजनीति करिएगा, सिद्धांत की अगर आप राजनीति कीजिएगा, तो आपको भीतर से एक जो होता है ना नैतिक बल जो मजबूत होता है और उसका प्रभाव होता है। आप मान लीजिए उसका प्रभाव ये होता है कि सामने वाला आदमी, आजकल तो बॉडी लैंग्वेज का चल गया है, आप अगर सही रास्ते और आइडियोलॉजी की बात, अगर आप बहुत शॉर्टकट मारना चाहिएगा कि जाके यहाँ इसमें यहाँ कुछ उठा लें, यहाँ कुछ उठा लें, ठीक है, हो सकता है आपको कुछ सफलता मिल जाए, कहीं कुछ आपको मिल जाए, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा है ना वो रोएगा। वो बात जो है ना वो आपको अंदर से, रामजीवन बाबू है ना, किसी दूसरे दल में हो जाए, मेरे यहाँ से वो ठीक है, जनता दल में रहे, उनको आज लोगों ने अलग थलग कर दिया, लेकिन वो स्वस्थ है, अभी 99 वर्ष। अभी मैं गया था तो उनसे मिला मंझौल में जाके, बेगूसराय के रामजीवन सिंह का नाम सुने हैं ना जी, जनता दल में पशुपालन मंत्री थे, चारा घोटाला वाला मामला में उन्होंने फाइल पर सीबीआई जांच की अभी जीवित है, 99 वर्ष उम्र होने, गाँव पर रहते हैं। तो एक जो उनके चेहरे पर प्रसन्नता है, जो संतोष झलकता है, एक जो मान लीजिए दिव्यता जिसको कहिए, वो आपको शॉर्टकट में कहीं जाके कुछ उठा लेने से नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप आस्तिक हैं तो आप अगर सिद्धांत की राजनीति, आप अगर गलत ढंग से चीट करना, किसी को ठगना ये नहीं किए हैं, ईश्वर भी आपके साथ रहते हैं, आपके बाल बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा, बाल बच्चा आपका जगह पर होगा। आज मान लीजिए हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बहुत अच्छे पोजीशन में है, बहुत बढ़िया खोइए है, सब अपने मेहनत से, अपने बात से बहुत अच्छे। आज जाने कल मैं जा रहा हूँ, वही कहे ना, कल गोवा जा रहे हैं हम, इन लोगों ने ज़बरदस्ती टिकट कटा दिया कि अभी आपका कोई पॉलिटिकल काम नहीं है तो जाइए घूम के आइए, तो कल हम जा रहे हैं। तो ये सब मान लीजिए होता है लाभ। और मुझे लगता है कि राजनीति में बहुत ज़्यादा पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए, हरवराना नहीं चाहिए। नरसिम्हा राव जी MP का चुनाव नहीं लड़े और उन्होंने कहा कि जो भाई हमको सक्रिय राजनीति से अपने को अलग कर लिया, और 91 में सब आदमी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो किसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कब वो दस्तक देगा, जैसे आप आ गए तो इसे कब मान लीजिए आ जाएगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान आप मत, धैर्य रखना जरूरी है। अरे भाई, अभी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ये कई बार चीफ मिनिस्टर बनते रह गए। आज चीफ मिनिस्टर इनके यहाँ लाइन में खड़ा रहते हैं, 5 चीफ मिनिस्टर हमारे दल के तो है ना, वो इनसे टाइम, इनके PA से मिल के टाइम मांगते हैं कि हमको जरा सा बात करना है, मिलना है। बिल्कुल। तो मेरे का मतलब किसके भाग्य में क्या रहता है, यानी आप सही मार्ग पर चलिएगा तभी ऊपर वाला भी आपको मदद करेगा, और तब करेगा ही करेगा, तब आपको कहीं न कहीं विलम्ब है, सफलता मिलेगी, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए ना। चलिए, बहुत वो निराश समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ संघर्ष की अधूरी दास्तां में मेहमान के रूप में अमरिंदर सिंह जी थे। बड़ा ही मार्गदर्शन वाला इंटरव्यू रहा। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि, धन्यवाद।